नमस्कार दोस्तों, मैं दीननाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुलभ संसाधन मुहैया कराना है। दोस्तों, भूगोल की इस कड़ी में आज अध्याय 2 के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि सुदूर संवेदन तकनीक का ऐतिहासिक विकास किस प्रकार हुआ और सुदूर संवेदन की जो तकनीक आज हम वर्तमान समय में देखते हैं उनका स्वरूप किस प्रकार है, किस ऐतिहासिक क्रम के आधार पर इनका विकास हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि एक तकनीक का विकास एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के फेज़ के आधार पर होता है। उन संपूर्ण फेज़ को आज जानेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। दोस्तों, सुदूर संवेदन तकनीक एक नई तकनीक है। इसका विकास 19वीं शताब्दी के आरंभ के साथ ही हो चुका था, लेकिन इनका वास्तविक जो स्वरूप आज हम सभी देख रहे हैं, इनके पीछे का इतिहास बहुत ही लंबा और एक निश्चित क्रम के आधार पर, एक सिस्टम के आधार पर आगे बढ़ा है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा इनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और किस प्रकार विद्वानों ने इनको आगे बढ़ाने में मदद की है। सबसे पहले जानते हैं सुदूर संवेदन तकनीक का प्रारंभ 1958 में। ध्यान दीजिए, सुदूर संवेदन तकनीक का वास्तविक प्रारंभ, यहाँ पर मिसप्रिंट है, 1858 में 23 अक्टूबर 1858 में इनका प्रारंभ हुआ और फ्रांसीसी फोटोग्राफर गैस्पर्ड फेलिक्स टार्नसन, ध्यान दीजिए, गैस्पर्ड फेलिक्स टार्नसन ने सबसे पहले पेरिस नगर के गुब्बारे में रखे कैमरे से छायांकन किया। यह संभवतः विश्व का पहला छायाचित्र था जो सुदूर संवेदन तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों, इस पॉइंट से हम लोगों के समक्ष प्रश्न बन रहे हैं कि सर्वप्रथम सुदूर संवेदन तकनीक का आविर्भाव किस प्रकार हुआ, किस शहर के संदर्भ में हुआ और कौन से विद्वान ने किया। तो यह 1858 में 23 अक्टूबर 1858 में गैस्पर्ड फेलिक्स टार्नसन महोदय द्वारा पेरिस नगर के गुब्बारे में रखे कैमरे से छायांकन किया और विश्व का पहला छायाचित्र था। यह विश्व में पहला बार एक सुदूर संवेदन तकनीक का महत्वपूर्ण कड़ी माना गया। इसके उपरांत इसी वर्ष में यानी कि 1858 में ही हमारा एक छायाकार लासडेल ने, ध्यान दीजिए, प्रसिद्ध विद्वान थे, ये फ्रांसीसी विद्वान थे, लासडेल महोदय ने गुब्बारे में बैठकर हवाई सर्वेक्षण किया और इस प्रकार सुदूर संवेदन तकनीक का प्रारंभ हुआ। परंतु इनकी उपयोगिता और इनका अनुप्रयोग काफ़ी उस समय सीमित था, लेकिन बाद में फिर हम इसे हवाई जहाज, भूपग्रह, ध्यान दीजिए, हवाई जहाज, भूपग्रह और विविध प्रकार के संवेदकों के आविष्कार और अनुप्रयोग के कारण इससे प्राप्त सूचनाएं की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि होने लगी। इसी कालक्रम में 1960 में इवेलिन फ्रूट ने सर्वप्रथम सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग किया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे शब्द के बारे में है, 1960 में सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग हमारा किया है इवेलिन फ्रूट ने। और वर्तमान समय में विकसित राष्ट्र ही नहीं बल्कि विकासशील और अविकसित देशों में भी उपग्रहों से प्राप्त चित्रों को अपने देशों के संसाधनों का सर्वेक्षण, उनके उत्खनन, साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक विकास हेतु योजनाओं के निर्माण के लिए इस तकनीक से, यानी जो आपका सुदूर संवेदन तकनीक से प्राप्त आंकड़े का उपयोग कर रहे हैं। इनके विकास में यदि हम बात करें ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम के बारे में, तो इस पर जब हम चर्चा करते हैं तो मूल रूप से सुदूर संवेदन तकनीक का प्रमुख घटक जो था वो फोटो कैमरा के रूप में, ध्यान दीजिए, जो प्रमुख घटक था ये फोटो कैमरा के रूप में आविष्कार के बाद ही हमारा जो है सुदूर संवेदन तकनीक का विकास हुआ। यानी कि सुदूर संवेदन तकनीक से पहले हमारा फोटो कैमरा का विकास हुआ, इसके उपरांत जो है सुदूर संवेदन तकनीक आया। 1826 में सर्वप्रथम
1826 में सर्वप्रथम वैज्ञानिक जो थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ नासफोर नेपी फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने कैमरे का आविष्कार किया और कैमरे के आविष्कार कर वनस्पतियों का छायाचित्र इन्होंने दिया। ध्यान दीजिए, वनस्पतियों का छायाचित्र के बारे में सर्वप्रथम सुदूर संवेदन का प्रयोग के रूप में 1826 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ नासफोर नेपी महोदय ने दिया। लेकिन इसमें प्रयुक्त कैमरा एवं नेगेटिव बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में था, जो एक काठ के डिब्बे की तरह था, जिसे 8 घंटे तक एक स्थान पर रखा गया था ताकि नेगेटिव एक्सपोज हो सके। उसी प्रकार फ्रांस के जैक्स मेंड डागर महोदय ने जनवरी 1839 ईस्वी में एक कैमरे से पूर्व की अपेक्षा एक छायाचित्र लिया। इन्होंने एक छायाचित्र लिया पूर्व की अपेक्षा, जिसमें उन्होंने क्या किया, पिनहोल कैमरा और नेगेटिव के रूप में सिल्वर आयोडाइड पॉलिश का इन्होंने प्रयोग किया और तांबा धातु का इन्होंने प्लेट लगाया। और पुनः फिर इसी क्रम में 1840 में विलियम एच फॉक्स ने नेगेटिव प्लेट पर सिल्वर क्लोराइड और उसके बाद पुनः फिर ब्रोमाइड का लेपन किया। ध्यान दीजिए, सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड इनका लेपन किया और नेगेटिव के एक्सपोजर के समय को घटाया। और इस प्रकार हमारा जो तत्पश्चात फाइनली जो हमारा आता है 1858 ईस्वी में, वो निकल कर आता है गैस्पर्ड फेलिक्स टार्नसन द्वारा। विश्व का पहला छायाचित्र था जो सुदूर संवेदन तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। सुदूर संवेदन की यदि हम ऐतिहासिक विकास, चरणबद्ध विकास की बात करें तो इसको हम बांट सकते हैं प्रथम चरण में 1858 से 1920, द्वितीय चरण में 1920 से 1945, तृतीय चरण में 1945 से 1950, चतुर्थ चरण में 50 से 60 और पंचम चरण में 1960 से 65। प्रथम चरण में जो हमारा है 1839 ईस्वी में छायांकन विधा के आविष्कार के बाद छायांकन प्रक्रिया, यंत्र, फिल्म, ध्यान दीजिए, छायांकन 1839 ईस्वी में छायांकन विधा के बाद छायांकन प्रक्रिया, छायांकन यंत्र, फिल्म के परिष्कार तीव्र गति से हुआ। और सर्वप्रथम 1858 ईस्वी में प्रथम चरण में फ्रांसीसी छायाकार टार्नसन ने गुब्बारे की सहायता से पेरिस शहर का हवाई छायांकन संपन्न किया। और सन 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम बार, देखिए ये सब पॉइंट नोट डाउन करने का है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम बार 1859 में बोस्टन और मैसाचुसेट्स शहरों का हवाई छायांकन 1200 फीट की ऊंचाई पर उड़ते गुब्बारे A.J.W. ब्लैक द्वारा किया गया। ध्यान दीजिए, A.J.W. ब्लैक द्वारा किया गया, जो विश्व का पुरातन उपलब्ध हवाई छायाचित्र है, जो विश्व का सबसे पुरातन उपलब्ध छायाचित्र है। किनके द्वारा इसका निर्माण किया गया? A.J.W. इनके द्वारा जो छायाचित्र बनाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम बार बोस्टन और मैसाचुसेट्स शहर का, तो यह सबसे पुराना हमारा छायाचित्र है जो 1200 फीट ऊपर उड़ते गुब्बारे से लिया गया। पुनः 3 साल बाद 1862 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, 1862 ईस्वी में अमेरिका गृह युद्ध के दौरान गुब्बारे के द्वारा इस प्रकार के फोटो सैनिकों के उपयोग के लिए छायांकित किया गया। पुनः फिर 1867 ईस्वी में छायाचित्रमिति शब्द का प्रयोग लेखों में किया गया। ध्यान दीजिए, सबसे पहले छायाचित्रमिति शब्द का प्रयोग हमारे विभिन्न लेखों में किया गया, जिसका अर्थ जो है भूसतही तत्वों के आकार की मापन विधा। भूसतही तत्वों के आकार की मापन विधा, ध्यान दीजिए, भूसतही तत्वों के आकार की मापन विधा को हम कहते हैं छायाचित्रमिति। पुनः इसी प्रकार 1903 ईस्वी में और 1906 ईस्वी में राइट बंधुओं ने, फिर 1909 ईस्वी में इटली में सेंटोसेली क्षेत्र का हवाई चित्रांकन किया गया। 1913 ईस्वी में आईएसपी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1913 ईस्वी में आईएसपी
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वियना में हुआ, जिसमें तकनीकी के विकास और उपयोग पर विशेष चर्चा हुई। आईएसपी सम्मेलन हमारा 1913 में वियना में किया गया। उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि तकनीक के विकास यानी कि सुदूर संवेदन के विकास और उपयोग पर विशेष चर्चा करना है। दूसरे चरण में हम आते हैं। दूसरे चरण में बात करते हैं 1920 से लेकर 1945। प्रथम विश्व युद्ध के काल में वायुयान, कैमरा, फिल्म में अधिक परिष्करण के कारण छायांकन की मात्रा एवं उसके उपयोग में भी काफ़ी वृद्धि होने लगा। इस समय स्थलाकृतिक मानचित्र ही हवाई छायांकन का एक विशेष उद्देश्य होता था। टोपोग्राफिकल मैप, स्थलाकृतिक मानचित्र यानी कि टोपोग्राफिकल मैप जो हमारा है, उनका छायांकन करना, हवाई छायांकन करना विशेष उद्देश्य होता था। इसीलिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसमें मानचित्रण, विश्लेषण और आंकड़ों के एकत्रीकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत किए। 1942 ईस्वी में छद्म रंगीन अवरोक्त फिल्म, फ्लैश कलर इंफ्रारेड फिल्म का आविष्कार हुआ 1942 में। ध्यान दीजिए, और ये सब पॉइंट हमारा जो है यूजीसी नेट में प्रश्न बनने की जगह है। 1942 में फ्लैश कलर इंफ्रारेड फिल्म का आविष्कार हुआ, जिसमें छुपे हुए लक्ष्यों की खोज भी आसान हो गया। यानी वर्ष 1942 में जर्मनी में पहली बार V2 रॉकेट का प्रमोशन हुआ, उसको प्रमोचित किया गया, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में इस तकनीकी का काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ। तो V2 रॉकेट सबसे पहले जर्मनी में 1942 में शुरुआत किया गया, उसको प्रमोशन किया गया। फिर तृतीय चरण की बात हम जब करते हैं, तो तृतीय चरण में क्या था 1945 से 50 के दौरान कि हवाई छायांकन एवं निर्वचन का विविध क्षेत्रों में विस्तृत उपयोग से प्रभावित होकर विश्व के कई विश्वविद्यालयों, कई संगठनों ने, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारा पश्चिमी यूरोप के देशों में हवाई छायाचित्र निवर्चन हेतु ट्रेनिंग कोर्स प्रारंभ किया गया। और इस समय छायाचित्र निवर्चन हेतु विविध प्रकार के स्टीरियोस्कोप और अन्य यंत्रों का भी आविष्कार हुआ। 1949 में अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ द्वारा, इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल एसोसिएशन द्वारा गठित हवाई छायाचित्र उपयोग से संबंधित कमीशन ने अछायांकित क्षेत्रों का छायांकन करने और छायांकित क्षेत्रों का निवर्चन के आधार पर विविध प्रकार के अध्ययन हेतु इस तकनीकी का सहयोग लेने का सुझाव दिया। चतुर्थ हमारा चरण है 1950 से 1960। इस चरण में क्या है, इसका व्यवहारिक उपयोग होने लगा, रिमोट सेंसिंग का व्यवहारिक उपयोग होने लगा, छायाचित्र निवर्चन होने लगा, और पूर्वार्ध में इस विधि द्वारा विशिष्ट नगरीय समस्याओं, पड़ोसी इकाइयों की स्थिति, यातायात के प्रवाह की दिशा, प्रकार एवं मात्रा, औद्योगिक इकाइयाँ, लैंड यूज, एग्रीकल्चर, वानिकी विकास और प्लानिंग हेतु विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का अर्जन इस तकनीकी के माध्यम से चतुर्थ चरण में किया जाने लगा। विविध प्रकार की अति शुद्धतापूर्ण निवर्चन करने वाले यंत्रों के आविष्कार के फलस्वरूप अति शुद्ध और सजल्द निष्कर्षों के कारण इस तकनीकी का उपयोग भूगोल जैसे विषयों में, भूगर्भ जैसे विषयों में, भू आकारी जैसे विषयों में, भूभौतिकी जैसे विषयों में बड़ी तीव्र गति से बढ़ा। और इसी कालखंड में, ध्यान दीजिए, इसी कालखंड में यानी कि चतुर्थ चरण में ही हमारा काफ़ी मात्रा में थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग का आविष्कार सैनिक प्रयोग हेतु किया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन सा ऐसा चरण है जिसमें थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग का प्रयोग हुआ। TIRS, थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग, अवरक्त सुदूर संवेदन तकनीक का सैनिकी प्रयोग हेतु चतुर्थ चरण में सबसे पहले प्रयोग किया गया। उसके उपरांत 1954 में वायुयान में लगने वाले बगली रडार यानी साइड लुकिंग रडार का प्रयोग किया गया। 1954 में वायुयान में साइड लुकिंग रडार का भी प्रयोग किया गया। 1956 से 1960 तक, ध्यान दीजिए, 1956 से 1960 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय गुप्तचर अभिकरण सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने हवाई सर्वेक्षण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित किया एवं
4 अक्टूबर 1957 में रूस स्पुतनिक तथा 21 जनवरी, ध्यान दीजिए इन नामों को, 4 अक्टूबर 1957 में रूस स्पुतनिक तथा 21 जनवरी 1959 में अमेरिका ने एक्सप्लोरर 1 कृत्रिम उपग्रह का प्रमोशन किया, जिसमें सुदूर संवेदन तकनीक में एक नए आयाम का प्रारंभ हुआ। अंतिम चरण में हम बात करते हैं कि 1 अप्रैल 1960 में भू सतह का सुदूर संवेदन हेतु 8 सदस्यीय टीरस श्रृंखला, ध्यान दीजिए TIROS, टीरस टेलीविजन एंड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम, पहला उपग्रह संयुक्त राज्य अमेरिका में USA में प्रक्षेपित किया गया। ये 1 अप्रैल 1960 को TIROS का प्रक्षेपित किया गया, जिसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के दृश्य पेटी के अभिलेखन हेतु टेलीविजन कैमरा तथा अवरुक्त पेटी हेतु अवरुक्त अभिज्ञानक लगा हुआ था। 1961 ईस्वी में 1961 में यूरिन गागरिन को अंतरिक्ष में प्रथम मानव के रूप में जाने का गौरव भी प्राप्त हुआ, जबकि USA में मानव रहित उपग्रह योजना मरकरी, ये सब नामों पे ध्यान दीजिए, मानव रहित उपग्रह योजना मरकरी 1961 से लेकर 1963 तक, इन सभी नामों को ध्यान दीजिए। मानव रहित उपग्रह योजना जो है USA द्वारा मरकरी, जिसे हम कहते हैं, 1961 से 1963, फिर 1963 से लेकर 73 तक, 1963 से लेकर 73 तक हमारा अपोलो मिशन। 1965-66 में जेमिनी अंतरिक्ष परियोजना का संचालन अमेरिका ने किया। 65-66 में हमारा जेमिनी अंतरिक्ष परियोजना का संचालन अमेरिका ने किया। इसी प्रकार 1969 ईस्वी में 1969 में पर्यावरण का सुदूर संवेदन प्रारंभ हुआ। 1970 ईस्वी में हमारा छाया का संख्यात्मक प्रक्रम यानी कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार 1970 से 80 में मध्य विश्वविद्यालयों में सुदूर संवेदन तकनीक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता मिली। इसी प्रकार यदि हम बात करें आगे इस पंचम चरण में ही, तो 23 जुलाई 1972 ईस्वी में अमेरिका ने ERTS-1 अर्थ रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी सैटेलाइट, ध्यान दीजिए इनका फुल फॉर्म ERTS-1 अर्थ रिसोर्सेज टेक्नोलॉजिकल सैटेलाइट, जो पृथ्वी से 600 किलोमीटर दूरी पर प्रतिदिन 14 चक्कर पूरा कर 160 किलोमीटर की चौड़ाई का भूक्षेत्र का अभिलेखन करता था। 3 साल बाद फिर 1975 पुनः 1975 ईस्वी में हमारा ERTS-2 का लॉन्च किया गया, परंतु इसी समय उपग्रह को फिर नाम बदल दिया गया ERTS का, और उनका नाम क्या गया, लैंडसेट 1 और लैंडसेट 2। मार्च 1978 में हमारा लैंडसेट 3 है। मार्च 1978 के उपरांत जुलाई 1982 में लैंडसेट 4 हमारा है, 1982 में लैंडसेट 4 है। फिर 1985 हमारा जो आता है लैंडसेट 5 है। तो ये कड़ी है पंचम चरण की, जो रिमोट सेंसिंग को वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण तकनीकी के रूप में उभार में एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। और संयुक्त राज्य के विभिन्न प्रयासों ने, सोवियत संघ ने भी कॉस्मोस और सैल्यूट नामक उपग्रह को सुदूर संवेदन हेतु पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किया। ध्यान दीजिए कि अमेरिका के इन प्रयासों को देखकर सोवियत संघ ने कॉस्मोस और सैल्यूट, 2 नाम है आपका, कॉस्मोस, इन नामों को ध्यान देना है, और सैल्यूट, ये संयुक्त सोवियत संघ की द्वारा पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किया गया। इसी के उपरांत हमारा उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के कई देशों सहित ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी संसाधनों के सर्वे के लिए, रिसोर्स सर्वे के लिए, मानचित्रण के लिए, संचार के लिए, वायुयान परिवहन के लिए, सैनिक गुप्तचर के लिए विभिन्न प्रकार के इसी प्रकार के उपग्रहों को लॉन्च किया। साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में
एक नया कड़ी को आगे बढ़ाया। तो इनके ऐतिहासिक क्रमों को जब हम जानते हैं तो हमें यह पता चलता है कि सुदूर संवेदन तकनीक आज की नहीं, विगत 19वीं शताब्दी की देन है। विद्वानों ने अपने आधार पर इनको खोजने का प्रयास किया और वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न उच्चावच के क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, अर्बन सेक्टर में विभिन्न समस्याओं को देखने के लिए सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। जैसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, सबसे पहले आप लोगों तक उसका मैसेज जाएगा। और इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ निरंतर बने रहें, जिससे आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए इस कड़ी को, संपूर्ण रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की कड़ी को पूरा करने में मदद हो। धन्यवाद।